थैंक यू। बहुत ही हम्बलिंग है, बहुत इमोशनल है, मतलब जो भी आपने किया छोटा सा। मैं हिंदी में बोलूँगा क्योंकि हिंदी से मोहब्बत रखता हूँ और चाहता हूँ कि जो पेरेंट्स हैं यहाँ वो भी समझें इस बात को। कायदे में किसी भी ग्रेजुएशन सेरेमनी या जो भी फाउंडेशन डेज हैं उसमें मुझे बुलाना गलत है, क्योंकि मैं बड़ा डिस्टर्ब करके जाता हूँ लोग। मुझे लगता है कि मैं एक ही मकसद से आता हूँ कि मैं लोगों को डिस्टर्ब करके जाऊँ। तो आप ये जो खूबसूरत हैट पहन के बैठे हैं, यदि आज आप डिस्टर्ब होंगे तो दुख होगा, बट वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड द रियलिटीज आर ऑलवेज डिस्टर्बिंग एंड व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अगले कुछ मिनटों में जो मैं बात करूँगा वो इस देश की रियलिटीज़ के बारे में बात करूँगा। और ऐसा नहीं है कि हम लोगों को मालूम नहीं है, हम सबको मालूम है, लेकिन शायद बहुत ज़रूरी होता है कि बार बार हमको या हमारे आंखों के सामने से वो काले चश्मे निकाले जाएं। बहुत शुक्रगुजार हूँ एक तो आप लोगों का कि इतना सम्मान दिया, इतनी मोहब्बत दी, और एक आज के दिन की शुरुआत इतने खूबसूरत एफर्ट से करी। मतलब वो मुझे लगता है वो सारे लोग पीछे बैठे हैं जो इतने बेहतरीन एक्टर हैं, नुक्कड़ नाटक वाले, और जिन्होंने गाँव के बारे में बात की, क्योंकि अब तो हम गाँव के बारे में अखबारों में भी बात नहीं करते। गांव के बारे में प्लानिंग वगैरह की तो बात छोड़िए, वो अब अखबारों से भी दूर हो चुके हैं, खबरों से भी दूर हो चुके हैं, और यदि करते हैं तो नेगेटिव बातें करते हैं, कभी पॉजिटिव बात नहीं करते। तो मैं अक्सर ये सोचता हूँ, हमको लोग गूंज के लिए जानते हैं, जो भी हमें थोड़े से एफर्ट करे उसके बारे में उसके लिए जानते हैं, और मैं एक सवाल सारे समाज से, हिंदुस्तानी समाज से पूछता फिर रहा हूँ कि हमको गूंज जैसे किसी भी एफर्ट की ज़रूरत क्यों पड़ती है? इसलिए कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, नेचुरल से लेके ह्यूमन रिसोर्सेज, इसलिए कि हमारी नीयत सही नहीं है, इसलिए कि हमारे सिस्टम सही नहीं है, या इसलिए कि हम बड़े सेल्फ सेंटर्ड सिटीजन हो गए, हम कोई एफर्ट नहीं करते। मैं जब लोगों से बोलता हूं तो मुझे लगता है कि, और मैं अक्सर ये कहता हूं लोगों से कि देखो, इस देश का सबसे बड़ा कॉकरोच मैं हूं। और जानते हैं क्यों बोलता हूं मैं अपने आप को कॉकरोच? क्योंकि कॉकरोच गंद में रहता है, घुटन में रहता है, कॉकरोच कंप्लेन नहीं करता, और कॉकरोच लंबा जीता है। तो मैं सोचता हूं कि इस देश में मेरी जिंदगी क्या है, जिसको आप सोशल सिक्योरिटी कहते हैं, जिसको आप बहुत सारी तरह की सिक्योरिटी कहते हैं, वो तो मुझे अपने लिए कहीं नजर नहीं आता। फिर मैं कहता हूं कि मेरे जैसे पढ़े लिखे लोग, हम लोगों ने तो सारा स्टेटस को एक्सेप्ट कर लिया, हम तो अब कंप्लेन ही नहीं करते, क्रिप करते हैं, एक्शन नहीं लेते। यदि बरसात तेज होती है तो मैं डर जाता हूं कि मेरे घर के अंदर पानी ना घुस जाए। सड़कों पे पानी भरता है तो मैं 2 ईंट लेके चलता हूं, ऐसे रखता हूं और सड़क से निकल जाता हूं। मैं कंप्लेन नहीं करता कि म्यूनसिपैलिटीज इतनी नकारा कैसे हो गई, मेरे पैसे से पलती हैं तो इनकी तनख्वाहें मैं देता हूँ, तो फिर मुझे ईंट रख के सड़क पे क्यों चलना पड़ता है? क्यों मेरे फुटपाथों पर गोलगप्पे वालों का कब्जा है, वो फुटपाथ के पीछे क्यों नहीं बैठते? बड़ी छोटी छोटी सी बात है, और बदकिस्मती ये है कि हमने उन छोटी बातों को इग्नोर कर दिया। यदि एक लड़के ने जब किसी लड़की को छेड़ा था, हमने उस समय उसके कान उमेटे होते तो वो रेप नहीं करता। बात तो बड़े छोटी सी चीज से शुरू हुई। कुछ बुनियादी सवाल है, मैं लोगों से पूछता हूँ। अभी कल एक जगह, कल एक IIM में और एक और एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में कल एक लेक्चर था, उसके बीच में एक टोल टैक्स पड़ता है। मुझे नहीं पता कौन सा टोल टैक्स है, कौन सा इलाका है। मैं इंदौर आया कई बार हूँ, लेकिन यहाँ की ज्योग्राफी से उतना वाकिफ नहीं हूँ। मैं उस टोल टैक्स पे जब गाड़ी रुकी तो मैं उसके दोनों तरफ देख रहा था गाड़ी की ओर से, और मैं ये सोच रहा था कि इस टोल टैक्स के दोनों तरफ में कौन सी ऐसी सड़क है जो टोल के लायक है। इसमें तो उतने ही गड्ढे हैं। तो हर एक काली सड़क पर जब मैं टोल टैक्स देता हूं तो मुझे गुस्सा क्यों नहीं आता, ये मेरा सवाल है। आप कोई सड़क बनाइए जिसपे मैं 100-150 किलोमीटर की स्पीड पे निकल जाऊं, आप टोल टैक्स ले लीजिए जितना मर्जी ले लीजिए, बट मेरे घर की सड़क है जिसमें मैं 40-50 किलोमीटर से ज्यादा नहीं जा सकता, आप उस पर टोल टैक्स लेते कैसे हैं? वो सड़क मेरे पैसे से बनी, उतना ही पैसा रिश्वत का भी मेरे पैसे से गया, उसकी रिपेयर मेरे पैसे से हुई,
हर बार उस सड़क को क्रॉस करने के लिए मैं टोल टैक्स क्यों देता हूँ? मैं लोगों से पूछता हूँ, भाई दुनिया में ऐसे देशों के नाम बताओ जहां पे प्राइवेट स्कूल को पब्लिक स्कूल कहा जाता है। देखिए कितने गर्व से हम लोग प्राइवेट स्कूलों को पब्लिक स्कूल बोलते हैं, और जो पब्लिक स्कूल है जिसमें पब्लिक का पैसा लगा है उसमें हम अपने बच्चे को नहीं भेज सकते। हम सवाल नहीं उठाते। मैं लोगों से पूछता हूँ कि यार ये बॉटल क्यों दे देते हो पानी पीने के लिए? मैंने आज तक जिंदगी में कोई भी ऐसा पानी का बिल पे नहीं किया जिसमें यह लिखा गया हो कि ये नहाने और कपड़े धोने का पानी। लेकिन नलों में आते हुए पानी का मैं क्या करता हूं? मैं उसमें नहाता हूं या कपड़े धोता हूं या बर्तन धोता हूं। आई नीड एन आरओ, मेरे को एक आरओ सिस्टम चाहिए यदि मुझे पानी पीना है, या ये बॉटल्ड वाटर। तो ये बिजनेस की एफिशिएंसी है या हमारे सिस्टम की इनएफिशिएंसी है? या हम जैसे लोग सो चुके हैं और हम आवाज नहीं उठा रहे कि जब तुम पीने के पानी का पैसा लेते हो तो नलों में पीने का पानी दो। बोलिए मैं गलत बोल रहा हूं? मुद्दे बड़े छोटे छोटे लग रहे हैं, बट आप लोग अपना करियर बनाएंगे। आज आपने एक नई हैट पहनी है, बहुत जरूरी है कि इस देश के मुद्दे हम अच्छी तरह से समझ लें। अगले 10-15 मिनट में मैं यही करूंगा और कुछ भी नहीं करूंगा। वो चल सकता है क्या? सोचता हूं करके। एक और सवाल पूछूंगा बिफोर मैं इसको शुरू करूं। कुछ पिक्चर है, बाकी कुछ नहीं है, और कुछ जिस तरीके से हम हिंदुस्तान में जी रहे हैं उस पर कुछ सवालात हैं। मैं आपसे यदि आज ये पूछूं कि आप सबसे सेफ अपने आप को कहाँ महसूस करते हैं? वेयर डू यू फील सेफ? विच इज अ प्लेस वेयर यू फील सेफ कि हाँ अब मैं सेफ हूं? होम? बड़े शहरों की बात तो छोड़िए, छोटे शहरों में भी एक सवाल आपसे पूछूं। हम में से जो लोग यहाँ बैठे हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो 10 से 12 साल की अपनी बच्ची, अपनी बहन को अपने ही घर में अकेला छोड़ सकते? ये चुप्पी इस बात का सबूत है कि हम मैस में हैं और हम गलत फहमी हैं। एक ऐसा घर जिसके लिए मैं जिंदगी लगा के कमाता हूं, दिन रात मेहनत करता हूं या दिन रात रिश्वत लेता हूं, जो भी मेरा रास्ता है, सबके अलग अलग रास्ते हैं। उस घर की फिटिंग्स के लिए, पेंट के लिए, कारपेट के लिए मैं कमाता हूं, क्योंकि एक घर में तो एक ही डाइनिंग टेबल रख सकता हूं, 3 ही रोटी खाऊंगा एक बार में। असली कमाई तो मैं उसी लिए करता हूं, बदमाशी सारी उसी लिए करता हूं। मेरे उस घर में आज के टाइम में मेरी 10 से 12 साल की बेटी, जो मुझसे बेटर ब्लैकबेरी चला सकती है, जो आईपैड मुझसे बेहतर जानती है, वो सेफ नहीं है। मैं घर के बाहर की तो बात नहीं कर रहा, मैं घर के अंदर की बात कर रहा हूं। एज ए नेशन, डू वी अंडरस्टैंड वेयर डू वी स्टैंड? एज ए नेशन, डू वी अंडरस्टैंड कि हम क्यों कमा रहे हैं? क्यों लोन लेके इस इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए आए थे? क्यों फार्मेसी का डिप्लोमा या इंजीनियरिंग जो भी आपने किया वो करके जा रहे हैं? यदि हम इस देश के इकोसिस्टम पे काम नहीं कर सकते, यदि हम इस देश को वापस नहीं दे सकते, यदि हम इस देश की प्रोग्रेस का हिस्सा नहीं बन सकते, तो सब बेकार है। क्योंकि सच बात यह है कि आप किसी और के लिए कुछ नहीं कर रहे, आप अपने लिए कर रहे हैं। यदि मैं कुछ अच्छा भी करता हूं इस देश के माहौल को सुधारने के लिए, तो मैं इस देश के लिए कुछ नहीं करता, मैं अपने लिए करता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी गेट के बाहर और गेट के अंदर सेफली रह सके। कुछ और मिथ तोड़ना चाहूंगा। है क्या स्लाइड? ये ऑडिबल है पीछे? ये वाला माइक सुन रहे हैं ना? पीछे स्लाइड चेंज रहेगी। तो मैं कुछ मिथ तोड़ता हूँ। ऐसा था कि कुछ फेसबुक पे, मेरे को फोटोग्राफी का शौक है, जर्नलिज्म का जुनून था, वो तो नहीं किया, कुछ और कबाड़े के काम में निकल आए। तो ये मैं लिखता हूँ और कुछ तस्वीरें खींचता हूँ। तो थोड़ी सी जो हमारे मिथ है, जिस तरीके से हमारा देश जी रहा है, उसको तोड़ने की कोशिश है। मैं बांटता रहा प्रसाद मंदिर के भीतर और बाहर कोई गरीब भूख से मर गया। और ये सारी तस्वीरें पिछले 10-15 साल की हैं। तो मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो हम मुंबई के ताजमहल नुमा एयरपोर्ट बनाते हैं, हमारा देश उससे कहीं अलग है। यदि आप कभी मुंबई जाएंगे, ऊपर से देखेंगे तो आपको एक बहुत बड़ा स्लम नजर आता है। जब आपका
एयरक्राफ्ट लैंड करता है, आप उस ताजमहल के अंदर प्रवेश करते हैं, उस ताजमहल से बाहर निकलते हैं, आपको फिर स्लम नजर आते हैं। 2 स्लम के बीच में ताजमहल क्रिएट करने में हम लोग माहिर हो चुके हैं। मैं लोगों से पूछता हूँ कि 15 किलो फ्लाइट में वेट अलाउड है, वो लेके जब मैं निकलता हूँ, आप हर 10 कदम पे एक एस्केलेटर मेरे को देते हैं। 40-50 किलो का वजन एक परिवार लेके निकलता है रेलवे स्टेशन की ओर, 70-80 सीढ़ी चढ़ता है, उतरता है, प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर पहुंचता है, 9 पे पहुंचता है। अचानक घोषणा होती है कि गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 2 से जाएगी। हम आवाज उठाते हैं। यदि मुंबई के एयरपोर्ट पे कोई 20-50 शैंडलियर न लगाए होते, उससे कम 4 रेलवे स्टेशन रिपेयर हो गए होते। तो मैं सोचता हूं कि हम अंधी दौड़ में क्यों हैं? हमको पूरे विश्व का नंबर 1 एयरपोर्ट क्यों बनना है? एक बेहतरीन देश कैसे नहीं बन पा रहे? नेक्स्ट, जब खबरें देखते हुए आंखों से आंसू बह निकले तो समझो देश बहुत बुरे दौर में है। 2008 की उड़ीसा की पिक्चर है, कोई बहुत पुरानी पिक्चर नहीं है। फ्लड आए थे वहां पर। ये सज्जन इसी तरीके से टोकरी में कंधे पे लाद के अपनी माँ को लेके आते हैं। हर कुछ दिनों के बाद आते हैं, 8 किलोमीटर चलते हैं, एक पीएचसी में आते हैं, जिसको आप पब्लिक हेल्थ सेंटर जो भी कहना चाहें वो बोलते हैं। और पीएचसी हमारे देश में कैसे चलती हैं हम सब लोग जानते हैं। नेक्स्ट, अगर बिजनेस प्लान बनाने से देश बदल सकता तो बिजनेस वालों ने बदल ही ना दिया होता। नेक्स्ट, ये आपका खूबसूरत कश्मीर है। जब हम कश्मीर की बात करते हैं तो डल लेक की बात करते हैं, गुलमर्ग की बात करते हैं। ये कश्मीर का दूसरा रूप है। मिट्टी में सनते, धूल में गुथते देखा है मैंने बचपन को ईंट के भट्टों पर। सारे देश में ईंट के भट्टे, चूड़ी के खदान, ये सब ऐसी चीजें हैं जिसमें आपको डेली वेजेस नहीं मिलती, आपको पर पीस के हिसाब से पेमेंट किया जाता है। और उसका एक मकसद सिर्फ इतना सा है कि आपका पूरा परिवार उसमें शामिल हो। 3 साल 4 साल का बच्चा भी एक मजदूर बनता है, कुछ नहीं करता तो आप उसको मिट्टी के ढेर पे पानी डाल के बोलते हैं कि इसके ऊपर कूदो, जिससे मिट्टी को कूदा जा सके। नेक्स्ट, कभी मौका मिला तो पत्थर के हाथी आसमान छूते पुतलों, भव्य मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और गिरजे बनाने वालों से पूछूंगा इसके लिए क्या बनाया है। नेक्स्ट, बस चढ़ा ही रहा था एक और चादर मजार पर कि नजर बाहर कांपते एक फकीर पर पड़ गई। पिछले 10-12 साल के अंदर बहुत ही अनटाइमली मैंने अपने माँ और पापा को खोया। दोनों सडनली चले गए। जब गए तो मैंने देखा कि उनके जो शरीर हैं वो बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि इस देश के सम्मानित लोग थे दोनों ही, बहुत सारे लोगों ने उनके शरीर को बहुत ही खूबसूरत चादरों से ढका, शॉल उड़ाए। मैं घर में सबसे बड़ा हूँ, संस्कार मुझे करना था और मैं समझ नहीं पा रहा था कि अगले आधा घंटे में तो मेरे ही माँ बाप हैं, मैं जानता हूँ, बट अगले आधा घंटे में तो ये राख में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये देश जिंदा लोगों को चादरें क्यों नहीं उड़ाता? ये देश नाइनटीन 1991 में एक अर्थक्वेक आया था उत्तरकाशी। मैं मास्कॉम का स्टूडेंट था और क्लासेस बंक करने में मेरा बहुत विश्वास था, मैं अक्सर किया और मैं चाहता हूँ कि सब लोग करें। बिल्कुल तभी कुछ अलग कर पाएंगे जिंदगी में। उत्तरकाशी पहुंच गया एक छोटा सा कैमरा लेके। पहला एक्सपोजर था गांव का, उससे पहले गांव देखे नहीं थे। पहला एक्सपोजर था डिजास्टर का, पहला एक्सपोजर था ये समझने का कि गांव में कितने मोहब्बत वाले लोग बसते हैं। ये जो सज्जन हैं इन्होंने एक जैकेट पहनी है, जैकेट के नाम पे जो भी पहना है तो आपको दिख ही रहा है, ये आलू की बोरी की जैकेट है, क्योंकि उत्तराखंड में आलू बहुत पैदा होते हैं, उसको पैक करने के लिए जूट की बोरी इस्तेमाल होती थी। उसकी पैबंद लगी जैकेट इन सज्जन ने पहनी हुई है। एक चिट इनके हाथ में है। उस समय रिलीफ ऑपरेशन इतने ऑर्गेनाइज नहीं होते थे जैसे आज हैं। एक चिट जो इनके हाथ में है वो इन्होंने हाथ में ली और जब मुझे देखा, या जिसको भी देखते थे, 5-6 परिवार के मेंबर ये लोग खो चुके थे अपने,
तो चिट को देख के हमेशा ऐसे आगे बढ़ाते थे और कहते थे मुझे कंबल दे दो मैं मर जाऊंगा, मुझे गर्म कपड़ा दे दो मैं मर जाऊंगा। मैं अर्बन इंसान, कभी इस तरह की कमी देखी नहीं। मिडिल क्लास से आता हूँ और दो तरह की मिडिल क्लास है इंडिया में, एक ऑनेस्ट और एक जो भी है। तो मैं ऑनेस्ट से आता हूँ बट फिर भी ऐसी कमी कभी देखी नहीं। तो मुझे लगा बरगला गए, मुझे लगा कि कुछ इशू है, मे बी ही हैज लॉस्ट समथिंग सो ही इज नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड। मैं उनसे बात करता रहा कि काका खाना कहाँ खाओगे, काका रहोगे कहाँ। उन्होंने किसी बात का जवाब नहीं दिया। मुझे कंबल दे दो मैं मर जाऊँ, मुझे गर्म कपड़ा दे दो। थोड़ा नेचुरल लाइट खत्म हुई, मुझे अचानक एहसास हुआ कि भाई मुझे भी रात को सोना है। उत्तरकाशी के अक्टूबर नवंबर की ठंड थी, बहुत बुरा हाल था। मैंने ढूंढना शुरू करा, एक रिलीफ कैंप में थोड़ी सी जगह मिल गई, मैं उनके पास पहुंचा। मैंने कहा कि साहब मुझे रात काटनी है, ऐसे ऐसे स्टूडेंट हूँ, चला आया था यहाँ पर कैमरे में। तो उन्होंने एक कंबल का ढेर दिखाया, बोले आपको जितने लेने आप लीजिए, आराम से सोइए, कुछ बिछाइए कुछ ओढ़िए। मैंने कुछ कंबल बिछाए, कुछ कंबल ओढ़े, एक छोटे से तारपोलिन में रात काटी, उत्तरकाशी की ठंडी रात। उस रात को मुझे पहली बार एहसास हुआ कि ठंड होती क्या है और क्यों वो इंसान बार बार मुझसे कह रहा था कि मुझे कंबल दे दो, मुझे गर्म कपड़ा दे दो, मैं मर जाऊंगा। और सच बात यह है कि आपने आज इतना सम्मान दिया, आपने गांधी की बात की। जिस चंपारण में गांधी कपड़े छोड़ आए थे, क्योंकि लोग ऐसा कहते हैं कि दो महिलाएं थी, दो बहनें थी, उनमें से एक बहन उनकी सभा में आई थी, दूसरी बहन नहीं आई थी। ये बात खुली तो पता लगा कि उन दोनों बहनों के पास एक साड़ी थी। एक महिला बाहर आती थी, एक महिला घर में रहती थी। दुख इस बात का है कि आज उसके कई डेकेड्स के बाद भी चंपारण में लोग ठंड में कपड़े की कमी से मरते हैं। आज भी वहां की हजारों महिलाएं ऐसी हैं जिनको यदि आप ये सिखाने की कोशिश करें कि आपको हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए, नहाना चाहिए, तो वह आपसे पलट के एक ही शब्द पूछती हैं और एक ही बात पूछती हैं कि बेटा गर्मी तो मुझे भी लगती है, नहाना तो मैं भी चाहती हूँ, बदलने के लिए क्या है मेरे पास। और आपके पास जवाब नहीं होता, क्योंकि वही 3-3.5 मीटर की साड़ी होती है। जब हम लोगों के लिए साड़ियाँ बनती हैं तो 5-5.5 मीटर की बनती हैं। जब गरीबों के लिए इस देश की साड़ियाँ बनती हैं, कभी जाके सूरत में पूछिएगा लोगों से, तो बड़ा टैक्टफुली 3-3.5 मीटर का कर दिया जाता है। कितनी भी कोशिश करती है महिला, अपना शरीर नहीं ढक पाती। मैं ढके तन में तानता हूँ सीना, वो सर्द हवाओं में तन बचाए फिरते हैं। ये जो मोटा सा पेट देख रहे हैं, ये पानी। एक बार ऐसे ही 2008 का कोसी फ्लड था, बिहार के कुछ इलाकों में मेडिकल कैंप कर रहे थे। एक महिला अपने 4-5 बच्चों को लेके आई, डॉक्टर ने दवा दी। वो अनपढ़ महिला ये भूल गई कि कौन से बच्चे को कौन सी दवा खिलानी है। ये तो एक इशू था। दूसरा बड़ा इशू ये था कि एक आम डॉक्टर की तरह डॉक्टर ने उस महिला को कहा कि ये दवा खाने के बाद खिला देना। और महिला ने बड़ी मासूमियत से पूछा, खाना कहाँ से आएगा? नेक्स्ट। अभी आपने कहा वी वांट टू चेंज द वर्ल्ड। मैं कहता हूं दुनिया बदलना चाहते हो, सुधार क्यों नहीं देते? 400 बच्चों का मिड डे मील है। बाहर एक बंदा अपने बच्चे को टॉयलेट करा रहा है, चूल्हा ये है, नमक वो है, रोज बच्चे यही खाना खाते हैं। इस देश के लाखों स्कूलों के बच्चे एग्जैक्टली ये खाना खाते हैं। मैं सोचता हूं कि हम आवाज क्यों नहीं उठाते, सिर्फ उस बच्चे के लिए नहीं जो इस गंध में पल रहा है, बल्कि अपने लिए भी, क्योंकि सरकारों की टकसाल नहीं होती। ये चावल मेरे टैक्स के पैसे से बनता है, ये मिड डे मील मेरे टैक्स के पैसे से दिया जाता है। मैं सोचता हूँ 50-60 साल से हम लोग कहाँ खोए हुए हैं, कहाँ सोए हुए हैं। हमारे बगल के स्कूल में जाके देखिए, एग्जैक्टली इस हालत में खाना मिलेगा आपको। और ना सिर्फ ये उन बच्चों के साथ अन्याय है, इस देश के लाखों लोगों के साथ, बच्चों के साथ, बल्कि हमारे साथ अन्याय है, क्योंकि फिर मैं कह रहा हूँ कि ये तो मेरे टैक्स का पैसा है।